सुप्रीम कोर्ट ने जो आईआईटी में दो बच्चों ने आत्महत्या किया था उसके संदर्भ में उनके माता पिता सुप्रीम कोर्ट मूव किए थे। उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया है। हम्म। और ये जो नेशनल टास्क फोर्स है उसमें केवल दलित दलित छात्रों की बात नहीं है, बल्कि इसमें जेंडर से सेक्सुअल हरासमेंट का मुद्दा है, विकलांगों का मुद्दा है, और तमाम जो मार्जिनल सोसाइटी के लोग हैं उनके उनके लिए टास्क फोर्स बनाया गया है। जो भाई का मसला है बीएचयू का, बेसिकली ये व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी एबीवीपी का सदस्य थे। अब उनको उसके वहां बाद पे भी अभी तो आरएसएस से वो जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, उसके बाद भी समस्या। आप किसी हाँ, उसके बाद के बाद भी पक्ष के साथ रहेंगे तो भी। अब हाँ, ये मैं तो कह रहा हूँ कि सिंबल की राजनीति करते हैं। ये जितने एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उनको जोड़ कर रखते हैं। उनको थोड़ा सा कोई पद का लाभ देते हैं, लेकिन जहाँ पे क्रीम पद होता है सोचते हैं कि बच्चे ये चाहते हैं कि आप क्लर्क बने, ये चाहते हैं कि हाई स्कूल पास करें, ये चाहते नहीं कि रिसर्चर पैदा करें। तो सोनकर के साथ यही समस्या है। वो नहीं चाहते हैं कि सोनकर एक अच्छा रिसर्चर बने, और वो चाहते थे कि सोनकर जीवन भर जय श्री राम कहे, जय मालवीय कहे और बीजेपी का झंडा ढोए। अब सुनकर ने 4 बार की 8 बार उसने नीट क्वालिफाइड किया है। तो नहीं चाहते, तो बीजेपी के लोग ही नहीं चाहते। आश्चर्य की बात है कि बीजेपी के लोग ही उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, और सरकार बीजेपी की है। ये एबीवीपी के छात्र नेता हैं, और इसके बाद बीएचयू में कहानी इस तरह की घट रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ प्रोफेसर विक्रम है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और देश भर में खासकर जो बीकर सेक्शन के छात्र हैं जिनके साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी होती है उस पर बारीक नजर रखते हैं। सुखदेव थोराट कमेटी के रिकमेंडेशंस के बारे में जानते हैं, जेएनयू से पढ़े लिखे हैं। अभी जो बीएचयू में शिवम सोनकर का जो छात्र का जो मामला है पीएचडी का, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया प्रोफेसर विक्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई नया आप बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस आई है खासकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब छात्रों के लिए, और क्या उसमें ओबीसी भी इंक्लूड है और क्या है वो गाइडलाइंस? थैंक यू शंभू भाई। अभी परसों सुप्रीम कोर्ट ने जो आईआईटी में दो बच्चों ने आत्महत्या किया था उसके संदर्भ में उनके माता पिता सुप्रीम कोर्ट मूव किए थे। उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया है। हम्म। और ये जो नेशनल टास्क फोर्स है उसमें केवल दलित दलित छात्रों की बात नहीं है, बल्कि इसमें जेंडर से सेक्सुअल हरासमेंट का मुद्दा है, विकलांगों का मुद्दा है, और तमाम जो मार्जिनल सोसाइटी के लोग हैं उनके उनके लिए टास्क फोर्स बनाया गया है। हम्म। और इसका जो दो बच्चों ने आत्महत्या किया था उनमें हम्म। एक बच्चा है 8 जुलाई 2023 को, 1 सितंबर 2023 को अनिल कुमार और आयुष आसना ने आत्महत्या कर लिया था दिल्ली आईआईटी में। हम्म। और इनके माता पिता दिल्ली हाई कोर्ट में मूव किए थे एफआईआर कराने के लिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहते हुए कि इन्होंने जो इनका जो पढ़ाई का दायरा था वो उसको झेल नहीं पाए या परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, इसलिए आत्महत्या कर लिए। और हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया एफआईआर करने के लिए। तो हम्म। इनके माता पिता सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस जेबी पादरी वाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने इस समस्या को सॉल्व करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाया। और साथ ही इसमें करीब 12 लोगों की टीम तैयार की गई है, जिसमें डॉक्टर आलोक सरीन, प्रोफेसर मैरी जॉन, अरमान नली, प्रोफेसर राजेंद्र काचरू, डॉक्टर अस्का शेख, डॉक्टर सीमा मेहोत्रा, प्रोफेसर वर्जीनिया जक्सका, डॉक्टर निधि एस सब्रवाल और वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा भट्ट भी शामिल हैं। और साथ ही भारत सरकार का उच्च शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय इत्यादि लोग शामिल हैं। मेरा ये कहना है शंभू भाई कि ये जो नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है, ये बेसिकली बनाया गया था दलित दो छात्र बच्चों की आत्महत्या के लिए, लेकिन उन्होंने सब सारे मैटर को एक जगह पे शामिल कर लिया। मेरा ये मानना है कि ये नेशनल टास्क फोर्स काफी नहीं है दलितों की समस्या को समझने के लिए, बल्कि इसमें काफी प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम तो पहला ये कि ये जो नेशनल टास्क फोर्स है ये अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। दलितों के नाम पे टास्क फोर्स बनाया गया, लेकिन इसमें राष्ट्रीय स्तर पे जो दलित समाज के विशेषज्ञ हैं उनको शामिल नहीं किया गया। मसलन इसमें से कोई भी व्यक्ति नेशनल स्तर पे दलित समाज के समस्याओं को समझने वाला कोई नहीं है, एक भी नहीं है। इसमें एस.के. थोरट जैसे लोग नहीं हैं, प्रोफेसर विवेक कुमार जैसे लोग नहीं हैं, या SC/SC कमीशन में जो तमाम लोग जानकार रखते हैं उस तरह का इसमें से कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, इसमें जो ट्राइबल समस्या को समझने के लिए जो नेशनल स्तर पे लोग हैं उनका भी इसमें नाम नहीं है। प्रोफेसर वर्जीनिया का जब नाम आया तो मुझे लगता वर्जीनिया खाखा का नाम होगा, लेकिन ये तो जक्सा का नाम लिखा हुआ है। तो मेरे नजर में ये नहीं है। ये वो लोग हैं जिसको मुझे ऐसा फील होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहूंगा कि जो मनुवादी लोग हैं या यूं कहें कि बीजेपी के आइडियाज को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को विशेषज्ञों की टीम रखी गई है। तो नहीं अगर नहीं, अगर टीम में कोई बीजेपी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से कोई जुडिशियल सिस्टम के लोग नहीं है? नहीं है, इसमें एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं है कि ये S. रविंद्र भट्ट। तो भट्ट तो अगर इफ आई गो बाय द सरनेम आइडिया, तो मेरा तो जो नॉलेज है वो कहता है कि ब्राह्मण समुदाय से हैं। लेकिन एटलीस्ट वो तो इसको रिकॉग्नाइज तो कर रहा है ना कि तमाम जो ये कब्रगाह बने हुए हैं शोषित वंचित समाज के लिए, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी खासकर IIT IIM सेंट्रल यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट होते हैं, सुसाइड हो रहे हैं। ये ये रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये तो इससे पहले भी आपने जो पायल तड़वी के मैटर पे और रोहित बिमला के मैटर पे भी सुप्रीम कोर्ट ने UGC को गाइडलाइन किया था कि आप बताइए, और 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगा था। 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगा था। वो रिपोर्ट सबमिट भी किया गया था तब जब मैंने आपसे बात की थी। उस रिपोर्ट के आधार पे तय हुआ था कि कार्रवाई की जाएगी, पर लगातार सुसाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। वो तो रिपोर्ट आई नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इस गाइडलाइन से, मैं तो ये कहूंगा कि इनके मन में मैल है। अगर ये सचमुच में इस देश के जाति को समाप्त करना चाहते थे तो जो एस.के. थोरट कमेटी थी वो जो 2006-07 में लागू होने की बात आई थी जिस एम्स हॉस्पिटल के लिए, उसी समय ये बात हो गई होती। बालचंद मुंगेकर ने तो साफ साफ कहा कि सफदरजंग हॉस्पिटल के बच्चों के साथ जातिगत घटनाएं घटी और उसमें बालचंद मुंगेकर कमेटी ही लागू कर दी गई होती। दो दो बड़ी कमेटियां भारत में बन गई, लेकिन इसके बाद भी नहीं हुआ। हमारे मित्र अनूप थे, उन्होंने इनसाइट पब्लिकेशन के माध्यम से, इनसाइट के माध्यम से इसी IIT दिल्ली में मैंने धरना प्रदर्शन दिया था जब बच्चों को फांसी लगा लिए थे। और केवल 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 IIT दिल्ली की बात नहीं थी, एम्स हॉस्पिटल में धरना प्रदर्शन दिया गया था। वहां पे KP सिंह के नेतृत्व में, KP यादव के नेतृत्व में, वहीं पे अनूप सराय सर थे जब मैंने धरना प्रदर्शन दिया था। और तब भी ये बात उठी थी कि एस.के. थोरट कमेटी को लागू कीजिए। एस.के. थोरट कमेटी के लागू करने के लिए भी दिल्ली एम्स से लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल तक हमने मार्च किया था, तब लागू नहीं हुआ। तो इनके मंशा पे शक है। और मैं ये कहूंगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप यह संज्ञान लिया है कि ये लोग इस सब्जेक्ट के जानने वाले हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है। आप ये देखिए, गवई के नेतृत्व में जब सब क्लासिफिकेशन का मैटर है तब भी इनको समझना चाहिए था। क्या ये जानते नहीं है कि बैकलॉग वैकेंसी बाकी है? लगातार घटनाएं यूनिवर्सिटी में कैंपस में घट रही हैं। लगातार मैंने मुद्दा उठाया, लगातार वायर ने, द कारवा ने, तमाम इंडियन एक्सप्रेस ने तमाम मुद्दा उठाया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने नेतृत्व में कुछ बच्चों का एग्जाम करवाया। उस एग्जाम में पहले एम्स के बच्चों को फेल कर दिया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट जब अपने अंदर करवाया तो बच्चे पास हो गए, वही बच्चे पास हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट तो देख रहा लगातार। तो आपने टास्क फोर्स, आपको अलग अलग टास्क फोर्स बनाना चाहिए। महिलाओं का मुद्दा अलग है, विकलांगों का मुद्दा अलग है, किन्नर का मुद्दा अलग है, SC/ST का मुद्दा अलग। आपको अलग अलग टास्क फोर्स बनाना चाहिए ताकि वो एक सिरे से लागू किया जा सके। तो आपने तो घालमेल कर दिया है, आपने तो मैटर को डाइल्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे नहीं नहीं ठीक है, ये तो ठीक है, बच्चे मेरिटोरियस नहीं है, इनको इंग्लिश नहीं आती, इनको मैथमेटिक्स नहीं आती, इनको केमिस्ट्री नहीं आता है।
इसलिए वर्कलोड नहीं झेल पा रहे हैं, इसलिए फांसी लगा रहे हैं। इसमें ऐसे भी लोग कहने वाले हैं। और जो जेंडर का मुद्दा आएगा वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, लड़कियां आजकल आजकल जो महिलाओं का जो हाल चल रहा है उसको देख करके एक तरफा डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं, महिलाएं बहुत बुरी होती हैं, महिलाओं में ये समझ नहीं है, गांव की लड़कियां आती हैं। तो विकलांगों के बारे में अलग से बातें कह सकते, मैंने अलग से प्रिजुडिस माइंड से बात करेंगे। मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ये एक प्रिजुडिस होकर के कमिटी बनाई है। अगर सही में सुप्रीम कोर्ट चाहती तो इसमें इसके थोड़ा कोई मर थोड़ो गए हैं। आज भी वो जीवित हैं, नागपुर में रहते हैं, उनके नेतृत्व में बनना चाहिए था। या फिर इसके थोड़ा कमेटी को संज्ञान लेती है कि जब हमने एम्स हॉस्पिटल के लिए बनाया था उसको संज्ञान लेती, क्यों नहीं संज्ञान लिया? तो सुप्रीम कोर्ट ये कह देती। मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक पूरे भारत के लिए कमेटी बनाती, कास्ट को लेकर के, अलग लेकर के, और वो कमेटी जब पूरे वाइस चांसलर को, यूजीसी को कहती कि आपके यहाँ पे 10 साल का रिकॉर्ड मांगती, उसके आधार पे तय करती कि कौन से कास्ट का लड़का टॉप कर रहा है, कौन सा नहीं, किस लिए फांसी लग रही है, किस लिए आत्महत्या कर रहे हैं, तब ये बात बनती। और मैं तो पहले भी आपसे कहा था कि जो SC ST का सेल बना हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर, ये सेल अंदर बनना ही नहीं चाहिए, बाहर के लोग आने चाहिए, ताकि बाहर का व्यक्ति आकर के इस जो SC ST सेल है या जेंडर का मुद्दा है। अब क्या होता है कि अगर 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 दलित का मुद्दा है तो लोग कहते हैं कि SC ST सेल में जाइए। SC ST सेल में बैठा कौन है? वाइस चांसलर का आदमी बैठा है। वाइस चांसलर अपने हिसाब से चाहता है कि कोई हमारी यूनिवर्सिटी में धब्बा न लगे, कोई रेप का मसला है लेकिन तो SC ST सेल में कम से कम शेड्यूल कास्ट के लोग तो हैं ना बैठे हुए, तो उनको उनकी गलती है मैं ना ये कि कह वो रहा अपने हूँ कि सामाजिक हितों के लिए हाँ, नहीं बोल पा शंभू रहे भाई, हैं। मैं मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ वाइस चांसलर के अंदर, तो मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं वाइस चांसलर के इशारे से बाहर चला जाऊंगा? क्यों हिम्मत क्या मैं नहीं है? मुझे क्यों आप इतना पढ़े लिखे हैं भाई? जब आप जो PhD करके प्रोफेसर बनता है और वो सही गलत नहीं बोलेगा, शंभू भाई, अगर तो इतना ही मुझे बात होती ना तो सुनिए, इतना ही बात होती ना तो पायल तड़वी फांसी नहीं लगाती और वही बिमला फांसी नहीं लगाता। हमारे SC ST के प्रोफेसर हैं, लेकिन वो केवल मूक दर्शक हैं। उनको लगता है कि मेरी नौकरी नहीं जाए, मेरी तो बीवी क्या रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला लड़ेगा सर? जब हमारे प्रोफेसर नहीं बोलेंगे, आप बोल रहे हैं ना, प्रोफेसर विवेक देखिए, बोलते हैं, सुखदेव अम्बेडकर सम्राट क्या बोले, कहते हैं? ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं कि सबसे रविकांत खतरनाक बोल रहे हमारे। हैं, रविकांत जी बोल रहे हैं, तमाम हमला हुआ उन तो पर। अब सर रविकांत सर बोल रहे हैं, लेकिन इसका इसी मतलब है ना लखनऊ कि हम लोग, यूनिवर्सिटी। हमारे प्रोफेसर सामूहिक रूप से, क्या हम उनको फेल माने कि नौकरी सबको हाँ, करनी है लेकिन। हाँ, आप ये कहिए कि हमारे प्रोफेसर गुलाम हो चुके हैं, एक सिस्टम के गुलाम हो चुके हैं। वो डर से नहीं बात करते, उनको डर लगता कि उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको सैलरी समय से नहीं मिलेगा, उनका प्रमोशन हो जाएगी, इस बात का भय है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कोई कमीशन कमीशन बनाइए, कमिटी बनाइए तो कहाँ है सर? यूनिवर्सिटी के रतन बाहर। लाल जी लगातार सामाजिक हितों पर बात कर रहे हैं, सूरज मंडल बात कर रहे हैं, आप एक या इन रतन लोग लाल, एक इनको तो इनको तो देश भर में और पहचान मिली है, इनको साथ तो समाज खड़ा तो है। भाई, ये आप घाटे का, रतन लाल से सामाजिक आंदोलन का हिस्सा होना घाटे का सौदा तो कहीं से नहीं है। आप ये बताइए, एक रतन लाल से आप पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों की समस्या समझ लगते हैं? कई लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं। कितने बच्चे जाकर रतनलाल सर से ये बात कहते हैं कि मेरे साथ हो रहा? उन्हीं की हिंदू कॉलेज में बहुत सी समस्या हैं, उन्हीं के हिंदू मैं कॉलेज वो में जो नहीं कह रहा बैकलॉग हूं, मैं वो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग, अगर आप जो कमिटी पर सवाल, मैं कह रहा हूं जो SC ST के प्रोफेसर इन हाउस कमिटी में हैं, वो कम से कम इन संवेदनशील मुद्दों पर कुछ तो राय रखते होंगे ना। ऐसा नहीं कह सकते आप कि वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है जो आप कह रहे हैं। सर अगर एक्टिव होते ना तो इस देश में इतना आत्महत्या नहीं होती। आप केवल केवल आत्महत्या को मत देखिए, जाति के आधार पर जो नंबर दिए जाते हैं वो लगातार हमारे बच्चे टॉप नहीं करते। क्या हम ये मान लें कि हमारे बच्चों के अंदर आइडियाज नहीं है? मैं जो वो इसके नहीं थोड़ा कह रहा हूं, कमिटी। मैं कह रहा हूँ सारी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कमी, मैं कह रहा हूँ इन हाउस जो कमेटी है उस पर हम थे, इन हाउस कमेटी जो बनी है उसमें SC ST के लोग होते हैं, तो वो हाँ, होते हैं। वो इतना संवेदनशील तो हीन तो नहीं हो सकता है ना, वो कम से कम बोलते होंगे। आप जिसे कह रहे हैं कि इस कमेटी में SC ST के भी जज, जुडिशियल सिस्टम के लोग होने चाहिए थे, यही मांग है ना सर आपकी?
हाँ मांग है, ये सुपरफिशियल है सर, मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ इन हाउस कमिटी में ऐसे प्रोफेसर होने चाहिए जो वाइस चांसलर से अलग हट करके अपनी राय आप रख चाहते सकें। हैं कि बाहर दूसरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कमेटी में डाला जाए ताकि उन पर दबाव न हो नौकरी का, या हाँ हाँ प्रिंसिपल से खतरे, मतलब आपसी मनमुटाव का। हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसे इंडिपेंडेंट कमेटी बने, ऐसे जज हों जो यूनिवर्सिटी के बाहर रह करके यूनिवर्सिटी के अंदर के जो कास्ट एट्रोसिटीज की घटनाएं उस पे अपनी नजर रखें, ताकि एक क्या क्या एससी इंडिपेंडेंट। कमीशन, एसटी कमीशन में भी बच्चे जाते हैं, छात्र पहुंच सकते हैं? वो तो इंडिपेंडेंट हाँ कम। जाते। मैं देखिए एसी कमीशन, मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं कि मैं एसी कमीशन गया, बहुत से लोग जाते हैं कमीशन। तो कमीशन से कई बार समस्या का समाधान होता है, कई बार समस्या का समाधान नहीं होता। क्यों? इसके पीछे रीजन है कि जैसे मान लीजिए एसी कमीशन की बात, बाहर जो जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार ने अपने सरकार रहते हुए इसके थोड़ी कमेटी बनाई, बाल चंद्र मुखर्जी की कमेटी बनाई। लेकिन मैंने बीजेपी के सरकार में कई बार कमीशन गए, लेकिन कमीशन में जो लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं। और बीजेपी के लोग, मैं नाम न लेकर के कहूंगा, एक चेयरमैन साहब थे, जब मैं उनके पास अपनी समस्या रखने गया तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम अपनी समस्या लेकर नहीं आए हो, तुम पूरे भारत की समस्या लेकर आए हो, तो तुम्हें तो लोग मारेंगे ही। और उन्होंने ये कहा कि मैं खुद भी बीजेपी में अगर ये बात उठाऊंगा तो मेरा पद सुरक्षित नहीं रह पाएगा। मैं फादरली आपको एडवाइस करता हूँ। यह बात एससी कमीशन के पूर्व चेयरमैन ने हमसे कही थी, पर्सनली हमसे कही थी। चलिए, तो आप अच्छा। जरा लास्ट सोचिए। लास्ट, ये जो बीएचयू का मामला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये दो तरह से, एक तो देखिए दलित होने के नाते आप चाहे बीजेपी में रहें चाहे किसी और पार्टी में रहें, आपका समस्या का समाधान जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे संभव नहीं है। जो भाई का मसला है बीएचयू का, बेसिकली ये व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी एबीवीपी का सदस्य थे। अब उनको उसके वहां बाद पे, भी अभी तो आरएसएस से वो जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, उसके बाद भी समस्या। आप किसी, हाँ इसके आप बाद सत्ता के बाद भी, पक्ष के साथ रहेंगे तो भी। हाँ ये मैं तो कह रहा हूँ कि सिंबल की राजनीति करते हैं। ये जितने एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उनको जोड़ कर रखते हैं, उनको थोड़ा सा कोई पद का लाभ देते हैं, लेकिन जहाँ पे क्रीम पद होता है सोचते हैं कि बच्चे ये चाहते हैं कि आप क्लर्क बने, ये चाहते हैं कि हाई स्कूल पास करें, ये चाहते नहीं कि रिसर्चर पैदा करें। तो सोनकर के साथ यही समस्या है। वो नहीं चाहते हैं कि सोनकर एक अच्छा रिसर्चर बने, और वो चाहते थे कि सोनकर जीवन भर जय श्री राम कहे, जय मालवीय कहे और बीजेपी का झंडा ढोए। अब सुनकर ने 4 बार की 8 बार उसने नीट क्वालिफाइड किया है, तो नहीं चाहते, तो बीजेपी के लोग ही नहीं चाहते। आश्चर्य की बात है कि बीजेपी के लोग ही उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, और सरकार बीजेपी की है। ये एबीवीपी के छात्र नेता हैं, और इसके बाद बीएचयू में कहानी इस तरह की घट रही है। तो ये जो जो कार मैं हूँ कार सेवक, किसी कोई मेघवाल साहब थे, भंवर मेघवंशी ने इसका लिखा था, मैं मतलब है हूँ कि कार मतलब सेवक। आप सत्ता पक्ष के भी साथ हो जाए तो भी जाति वाला शोषण आपका नहीं रुकेगा? हाँ हाँ, बस ये कि आप सत्ता पक्ष में भी रहें, अगर आप दलित हैं तो आप दलित हैं, आप रिमेन दलित हैं। आप सत्ता पक्ष में भी रहें तब भी आप दलित हैं। और भंवर मेघवंशी ने ये बात लिखी ना, जब कार सेवक था, उनकी किताब है कि जब ये कार सेवक में थे, जब ये बीजेपी में आरएसएस में थे तो केवल झंडा डंडा धोने का काम करते थे। तो बीजेपी हमें तब तक पसंद करेगी जब तक मैं डंडा झंडा धोऊंगा। जैसे मैं अपने आइडियाज को एक्सरसाइज करूंगा, जैसे मैं अपने अधिकार की बात करने लगूंगा, फिर वो हमें कंडोम की तरह उठा कर फेंक देगी। तो ओहो। ये इनकी कहानी है। ये अजीब है। मतलब इसका मतलब है कि आप किसी पार्टी में रहिए, किसी सरकार मतलब जाति पीछा नहीं छोड़ती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सरकार में रहिए, जाति में रहिए, यूनिवर्सिटी में रहिए, कॉलेज में रहिए, हॉस्टल में रहिए, जो आवास मिलता है उसमें रहिए, आप कहीं भी रहिए। आप चंद्रमा पे चले जाइए, आप दूसरे ग्रह पे चले नहीं, लेकिन जाइए, एक रास्ता है आपको जातिवाद से मुक्ति का। अगर आप ठेला चलाएं, रिक्शा चलाएं, सब्जी बेचें, अपने जाति वाले हाँ पेशे में रहें, तब आपको जातिवाद समझ में ही नहीं आएगा। जातिवाद तो वहां भी होता है, वहां बिल्कुल। भी मार पिटाई है, शोषण है, लेकिन समझ में नहीं आता है।
वो तो चाहते ही है ना कि आप क्लर्क बने, वो तो चाहते हैं कि मैं चमार हूं तो चमड़ा साफ करूं, वो धोबी है तो कपड़ा साफ करे, वो सोनकर है तो खट्टी का काम करे, वो ताड़ी उतारे, यादव है तो भैंस चराए, नाऊ है तो दाढ़ी छीले। ये तो वो चाहते ही, इनका इनका तो यही राजनीति है कि अब हम वहां भी सर्विस। शोषण है, वहां भी आपको काम करवा कर पैसे नहीं दिए जाते हैं, लेकिन वहां पता नहीं चलता है कि हमारा शोषण हो रहा है। ये जो लेकिन वो चाहते हैं जातिवाद, कि हम। ये जो जातिवाद है, उसको समझने के लिए पीएचडी जरूरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना जरूरी है। जी जी, उसको समझने के लिए मोंटेस्क्यू जरूरी है, अंबेडकर जरूरी है, ज्योतिराव फुले जरूरी है, साहू जी महाराज जरूरी हैं। अब ये चाहते हैं कि आप साहू जी महाराज को मत जानो, वो चाहते हैं कि हेडगवार को जानो, वो चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को ना जानो, डॉक्टर ये अंबेडकर को साहब, उतना ही ये जानो। ये तो कांग्रेस के राज में भी था ना। कांग्रेस कौन हेड गेवार वाली पार्टी है? तो कांग्रेस की जो, आप महात्मा गांधी को जानते हैं ना, आप ज्योतिराव फुले को क्यों नहीं जानते? मैंने वो मुद्दा उठाया कि महात्मा गांधी नहीं, ज्योतिराव फुले हमारे राष्ट्रपिता हैं, इस पे लोग नाराज हो गए। तो हम कैसे, हमारा बच्चा, मैं छोटे आपको छोटे बच्चे बताऊं, कैसे। भारत में जाति है कि जाति नहीं है, और जातिवाद को आपको समझना है तो विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। ये शिक्षा के दरवाजे आपके लिए पहले इसीलिए बंद किया गया था कि आप शोषण को न समझ सके। खैर, धीरे धीरे ही सही लोग इसको समझ रहे हैं, अबू इस भाई, पर। हाँ। एक चीज और बता दूं, जैसे ये चाहते हैं कि आप कृष्ण को जाने लेकिन पेरियार लाल यादव को ना जाने, ये चाहते हैं कि आप ये इनको जाने, मतलब दूसरे अशोक को तो जान क्या लें, क्या लेकिन आप ये चाहते। क्या कृष्ण वंशज सुरक्षित हैं क्या? शिवम सोनकर तो आरएसएस में है, भगवान राम के अनुयायी हैं, भक्त हैं, तो भी सुरक्षित नहीं, तो जाति तो वहां भी पीछा नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल, अखिलेश अखिलेश डॉक्टर यादव अम्बेडकर। का के घर छोड़ने के बाद वो क्लेम करते हैं कि शुद्धिकरण हुआ। अरे उनको, जो उनको जो भगवान क्या नाम है, वाल्मीकि कमल। के जो पूर्वज हैं, उनको भी तो नौकरियां नहीं मिल रही, उनको भी तो सफाई कर्मचारी का ही काम दे दिया जाता है। अरे सुमन जी के घर पे हमला कर दिए भी, समाजवादी पार्टी में रह करके, क्यों नहीं समाजवादी पार्टी को लोग विरोध कर दिए? आप थोड़ा किसी और ऊपर हमला करके दिखाते। आज समाजवादी पार्टी क्यों नहीं इतना क्लेम करने, पीडीए की राजनीति कर रही है ना समाजवादी पार्टी, तो काहे नहीं जाकर के बीजेपी के लोगों का मुंह तोड़ लोगों ने जवाब दे दिए, कहा है करनी कि सेना अगर की। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे। शुक्रिया अच्छा प्रोफेसर ये विक्रम। नहीं, शुक्रिया। आप नहीं, अखिलेश यादव के ऊपर हमला होता तो क्या होता आज? किसी यादव के ऊपर हमला होता तो क्या होता आज? हमला तो किसी पर भी गलत है। यहाँ हमला तो हमला किसी जो पे भी गलत है, हमला तो लेकिन योगी जी दलित पे पर भी हमला नहीं होना करना चाहिए, और उस पर किसी पर हमला नहीं होना अंतर चाहिए। हमला किसी पर नहीं होना चाहिए, गलत है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जाति जाति नहीं है। जातिवाद को समझने के लिए आपको कलम कॉपी की जरूरत पड़ेगी। जो महीन जातिवाद है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, ये सबसे घनघोर और महीन जातिवाद, और ये समझ में तभी आएगा। अब जातिवाद वहां है जहां पैसा है, पावर है, सम्मान है। प्रोफेसर विक्रम लगातार इस लड़ाई को आगे लड़ते रहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में जाति के नाम पर जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं। उसमें हजारों जातियों में बांटा गया उनको। बाबा साहब ने सबको एक माला में पिरोकर एससी कहा है। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब में हजारों जातियां, उनको शेड्यूल ट्राइब कहा है। उसके बाद पिछड़े कहा है, जिसमें 4,000 जातियां हैं। कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, ये सब भी पिछड़े हैं, यादव। उसके बाद किसान कम्युनिटी के लोग भी शोषित हैं इन पावर सेंटर्स पे, जो जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर हैं। उसके बाद अल्पसंख्यक समाज के लोग भी शोषण के शिकार हैं। तो इस देश में जब तक जातिवाद का इलाज नहीं होगा, और उसका इलाज है रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हो, संविधान इंप्लीमेंट हो, और जाति जनगणना हो, और तमाम पदों पर हर, जब तक इस देश के हर कम्युनिटी के लोग जो पीछे छूट गए हैं, जिस भी कम्युनिटी के लोग हों, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक, उनकी जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, जब तक उनके लोग इन पावर सेंटर्स पर नहीं जाएंगे, पद वाले जगहों पर नहीं जाएंगे, सम्मान वाले जगहों पर, तब तक ये डिस्क्रिमिनेशन चलता रहेगा। शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू समूह भाई, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।